आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच दो अतिथि साहित्यकार हैं। पहले हैं डॉक्टर हरिमोहन गुप्त, चिरगांव झांसी से। आप कवि और कथाकार हैं। और दूसरे साहित्यकार हैं नरेंद्र मोहन मित्र, कोंच जालान से। आप नाटककार और कवि हैं। ये दोनों साहित्यकार बुंदेलखंड की जमीन से हैं और इन दिनों हिमाचल, उत्तरांचल आदि हिमालय की यात्रा पर हैं और इसी दृष्टि से शिमला में भी इनका आना हुआ है। बुंदेलखंड राष्ट्रीय चेतना के प्रख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त और ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए प्रख्यात वृंदावन लाल वर्मा की जन्मभूमि रही है और उनकी ये कर्म भूमि भी रही है। इसी खंड से, इसी भूभाग से ये दो रचनाकार आज हमारे बीच उपस्थित है और इनसे विभिन्न विषयों को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर, बुंदेलखंड की संस्कृति को लेकर हम बातचीत करेंगे। और इसी सिलसिले में मैं डॉक्टर हरिमोहन गुप्त से आग्रह करूंगा कि वे सबसे पहले हमें अवगत कराएं कि मैथिली शरण गुप्त के साथ, उनके संसर्ग में ये बचपन और जवानी तक रहे हैं, उस दौर का कोई अनुभव हमें सुनाएं डॉक्टर हरिमोहन गुप्त। मैं चूंकि मेरी जन्मस्थली चिरगांव ही रही है और रिश्ते में वो हमारे बाबा रहे, आना जाना जरूरत से ज्यादा उस परिवार से रहा है और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनकी गोद में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। उनके जो चिरंजीव उर्मिला चरण जी जो थे वो हमारे सह उम्र के थे, इसलिए हम दोनों लोगों की अधिक पटती भी रही और ज्यादा सानिध्य भी जुड़ा हुआ रहा। हम एक साथ, क्या उर्मिल, क्या उनके परिवार के श्रीरंग, श्रीकंठ और मैं, चारों लोग एक साथ उनकी ही एक भड़लेरी की हवेली में झांसी में रहता था। वहीं से मैं पढ़ा हूँ, इंटरमीडिएट मैंने वहीं से किया। तो उसी सिलसिले में जब 1952 में जब गुप्त जी पहली बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए तो हम चारों लोग एक साथ वहां दिल्ली गए और जैसा कि नियम होता है कि घर था, जहां भी गुप्त जी जाते थे हम सब लोग परिवार के सदस्य होने के नाते उनके साथ गए। एक बार अज्ञे जी के यहाँ हम लोगों को बुलाया गया था, साहित्यकार थे ही वो, और अज्ञे जी ने पूरा स्वागत सत्कार करने के बाद गुप्त जी ने एक प्रश्न उनसे किया कि अज्ञे जी ये बताइए कि हम तो भारतवर्ष के बड़े पिछड़े इलाके के रहने वाले हैं, हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी नहीं है, आप तो काफी पढ़े लिखे हैं, आपकी पत्नी भी काफी पढ़ी लिखी और विदुषी है, क्या कारण है कि आप लोगों में नहीं बनती? और अज्ञे जी हंस करके केवल इतना ही बोले गुप्त जी, बस यही खास बात है कि अगर मेरी पत्नी आप जैसी पत्नी बगैर पढ़ी लिखी होती तो हम लोगों का निर्वाह जीवन भर हो जाता है। बहुत खूब। डॉक्टर हरिमोहन जी, राष्ट्रीय चेतना के कवि मैथिली शरण गुप्त वैसे तो पूरे देश के, भारत के हिंदी के लिए बहुत बड़ा योगदान कर गए, लेकिन कोई भी साहित्यकार अपनी जमीन के माध्यम से गुजरकर ही पूरे राष्ट्र और पूरी भाषा के लिए कुछ कर सकता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्य में बुंदेलखंड किस रूप में आया है और उस जमीन का क्या योगदान उनके साहित्य में है और उससे वो कैसे गुजरते हैं अपने साहित्य के माध्यम से? वैसे तो गुप्त जी ने जो अपना लिखना शुरू किया उसमें ब्रज भाषा का बोलबाला था, बुंदेली कोई अलग से कोई क्षेत्र या भाषा नहीं थी, लेकिन इन्होंने महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के सानिध्य में रह करके खड़ी बोली में लिखना शुरू किया और उन्होंने इन्हें विशेष चेतना दी। उसमें बीच बीच में बुंदेलखंड के होने के नाते सिद्धराज में कुछ ऐसे पक्ष प्रस्तुत किए जहां से कि बुंदेलखंड की छवि सामने आ सके लोगों की। बाकी तो इनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो समूचा भारत रहा और साकेत इनका
ऐसा रहा ग्रंथ कि जो उपेक्षित पात्र वाल्मीकि रामायण में या तुलसीदास जी की रामायण में रहा हो, उस उर्मिला के चरित्र को इन्होंने जिस ढंग से उभारा है, उसकी वजह से इनकी ख्याति साहित्य जगत में ज्यादा हुई। वैसे इनकी जो पहली जो कृति रही है भारत भारती, जिसने कि भारतवासियों को स्वतंत्रता के लिए जागृत करने का और चेतना देने का काम किया, वो अद्वितीय अपने आप में रही। लेकिन भाषा की दृष्टि से साकेत और बाकी और जो चीजें इनकी रही हैं वो आपके सामने ही है। आपने खुद 6 खंड काव्य लिखे हैं, जिनमें से कुणाल खंड काव्य प्रकाशित भी हुआ है। इसमें आपने क्या कहना चाहा है? कुणाल सम्राट अशोक का पुत्र था, लेकिन सम्राट अशोक की चौथी पत्नी तिष्यरक्षिता लगभग उसी समवयस्क उम्र की रही और उसने कुणाल से प्रणय निवेदन किया, जिसे इसने अस्वीकार कर दिया और इसने कहा कि आप मां हैं हमारी, इसको आपको इस ढंग से इसको नहीं सोचना चाहिए। और मां और बेटे का रिश्ता तो अपने आप में एक पवित्र रिश्ता होता है। और मां इस पर यह कहती है कि लोक लाज संबंध प्रजा के लिए बने हैं, आज्ञा या आदेश नियम सभी अपने हैं, महलों में यह आदिकाल से होता आया, रानी की इच्छा में सबने शीश झुकाया। छोड़ो जग की रीत रीत यह राजमहल है, नियम सभी है त्याज यहां यह पीड़ित मन है। इस प्रकार से वो अपना प्रणय निवेदन राजकुमार के साथ करती है, लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है और उसके दंड स्वरूप उसकी ये आंखें निकलवा लेती है एक षड्यंत्र के तहत। और अंत में वो इस सब को स्वीकार कर लेने के बाद अंधा होकर के किसी ढंग से पाटलिपुत्र में पुनः अपनी यात्रा पर आ जाता है। और उसमें जब ये तथ्य उजागर होते हैं कि इस प्रकार का षड्यंत्र रानी के द्वारा रचा गया है, तो राजा सम्राट जिसे अत्यधिक प्रेम करते थे तिष्यरक्षिता को, उसको जिंदा चौराहे पर गाड़ने की आज्ञा दे देता है। आपका एक और खंड काव्य एकलव्य है। ये अपने में महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि एकलव्य को लेकर बहुत सारे लोगों ने लिखा है। जाहिर है जिस पर बहुत सारे लोगों ने पहले लिखा हो तो आपको कुछ नया एंगल तो देना ही होता है। आपने एकलव्य को किस दृष्टि से लिखा है? एकलव्य पर बस यही एक बात जो आपने कही, उसने हमारे दिल को छू लिया और इसी छूने की स्थिति को लेकर ही ये भाव पैदा हुए थे कि एकलव्य को अगर लिखना है तो किसी ऐसी दृष्टि से लिखा जाना चाहिए जो जिस पर लोगों ने अब तक प्रकाश न डाला हो। एकलव्य शूद्र पुत्र था और इसीलिए उसने द्रोणाचार्य ने उनको कहा कि मैं राजपुत्रों को शिक्षा देता हूं, शूद्रों को शिक्षा नहीं देता हूं। उसने तर्क रखे हैं कुछ। गौतम ने जावाल ऋषि को, जावाल शूद्र को कैसे शिष्य बनाया? ये भी एक शूद्र थे। पौराणिक यह साक्ष्य देखिए किसने कब झुठलाया। स्वंगी कश्यप वेद तांडवी उपजे निम्न कुलों में, और ऋषि मतंग यवकीर्ति दत्त भी कब उपजे महलों में। वेद ऋचाओं के व्याख्याता उनको कौन भुलाता, और एतरे ऋषि शूद्र रहे क्या जग जब शीश झुकाता। लेकिन इसके बावजूद भी उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और उन्होंने उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको शिक्षा नहीं देना चाहता हूं, नहीं दे सकता हूं। लेकिन शिकार के दौरान जब अर्जुन ने यह देखा कि एक कुत्ते के मुंह में वाण इतने अधिक लगे हुए हैं और खून की एक भी बूंद उसमें नहीं है, तो देख करके अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने एकलव्य से ये पूछा कि इस विद्या को आपने कहां से सीखा है। और उसने सहज भाव से ये कह करके कि एकलव्य कि हमारे यहाँ द्रोणाचार्य की प्रतिमा सामने है, इन्हें मैंने स्वीकार किया है गुरु के रूप में और इसी कारण मैंने ये अभ्यास के द्वारा ये सब सीखा है। तो इस पर वो उनका अंगूठा मांग लेते हैं गुरु दक्षिणा में आकर के, और वो सारस
गुरु दक्षिणा में अंगूठा तो दे देता है, लेकिन बस यहीं से हमारी बात शुरू होती है जो और लोगों से थोड़ी सी भिन्न है। मुझे जानना केवल इतना मन अंतस की भाषा, और इससे क्या मिल गया आपको पूछ रही अभिलाषा। कतिपय ऐसी शंकाएं हैं निराकरण हो उत्तम, और मन संकित है भ्रमित भावना क्या मेरा हो उद्यम। जिज्ञासा बस क्या पाया है एक अंगूठा लेकर, और आज्ञा हो संतुष्ट करूं मैं अभी दूसरा देकर। लेकिन मृत अंगुष्ठ पास रख जग को क्या दे पाए, और मैं आश्चर्यचकित हूं गुरुवर कैसे मन समझाएं। इस बात को लेकर के हमने कुछ एक नए सिरे से कुछ कहने का प्रयास किया है, और अंत में ये तक हमने फिर उनसे कहलवाने का प्रयास किया है कि आपने जो परीक्षा, ये जो गुरु दक्षिणा आपने मुझसे मांगी है, कृपा करके ऐसी गुरु दक्षिणा भविष्य में और लोग गुरु अपने शिष्यों से न मांगे तो गुरु का सम्मान बना रहेगा। और वो ये कि मेरी क्या मैं तो जी लूंगा गुरु आज्ञा ही मानी, पर भविष्य के छात्रों में प्रभु शायद हो बलिदानी। मेरे गुरु में विनती करता मैं मूर्ख अज्ञानी, और नहीं दक्षिणा ऐसी मांगे आप रहें बस दानी। और फिर कवि के माध्यम से हमने आज जो शूद्र इतने अधिक प्रभावशाली होकर के और समाज में आए हैं, उनको भी कहा कि जब हम इन्हें मान सकते हैं तो ऐसा क्या कारण है कि हम एकलव्य को न माने। और उसमें भी हमने कहा कि इनमें कोई बाबा साहब हो सकता है फूले, नियम आचरण के सतबल पर मन को कोई छू ले, और उपदेशक इनमें कबीर सा जन्म धन्य कर सकता, और साधारण रैदास एक दिन भक्ति भाव भर सकता। इस प्रकार की बातों को कह करके हमने कहा है, और अंत में हमने एक बात अपने शासन से कहने का प्रयास किया है कि अर्जुन द्रोणाचारी अलंकृत पुरस्कार हम पाए, और निष्ठा भक्ति लगन पर आई एकलव्य बिसराए। आज राष्ट्र के नायक जो भी, उनसे नम्र निवेदन कि उसको भी सम्मान जताएं, यह मेरा प्रतिवेदन, यह मेरा प्रतिवेदन। बहुत खूब। इस प्रकार हमने एकलव्य को एक नए सिरे से वीरेंद्र मोहन मित्र जी, आपका मुख्य काम नाटक को लेके है, गीत गजल मुक्तक को लेके है। आपने बुंदेलखंडी में जो नाटक लिखे, प्रस्तुत किए, खेले गए, उसको लेके आपका क्या अनुभव है? सर, बुंदेली भाषा इतनी कमनीय भाषा है कि हमें क्षेत्र में इस भाषा के माध्यम से जो हम नाटिकाएं या नाटक लिखते हैं, तो बच्चों में जो शिक्षा के साथ संस्कार जो डाले जा सकते हैं, क्योंकि आजकल शिक्षा का उन्नयन तो हुआ है लेकिन संस्कारों का पतन भी हुआ है, भौतिक विकास हुआ है लेकिन नैतिक ह्रास हुआ है। इन बातों को मूल रूप से लेकर के हम आम आदमी की भाषा में, जो मेरे क्षेत्र में बुंदेली भाषा है, उसमें मैंने ज्यादा प्रयास किया है। पद्य नाटिकाएं और नाटक भी लिखे हैं। आपने ये बुंदेली में या लोक भाषा में नाटक लिखने और प्रस्तुत करने की प्रेरणा कहाँ से पाई? और भी बहुत सारे लोगों ने इस दिशा में काम किया है, बहुत मशहूर और प्रख्यात हुए हैं। उनमें से किसी नाटककार या उससे किसी से प्रेरणा पाई आपने? मैं सबसे पहले तो मेरा बालकाल जो रहा तो चिरगांव नजदीक गुप्त जी और इन लोगों से, महान लोगों से आशीर्वाद मिला, लेकिन उस समय इतना बोध नहीं था, लेखन की वो बात नहीं आई। लेकिन उनको देख करके ये प्रेरणा मिली कि लेखनी के माध्यम से समाज में कुछ दिया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। और उसी आधार को लेकर के पहले मैंने अपनी आम भाषा में लिखना शुरू किया, और आज मैं खड़ी बोली में भी हिंदी भाषा में और हिंदी भाषा का समर्थक हूँ। हिंदी नाटकों के लिए आपने हिंदी की बजाय बुंदेली को क्यों चुना? बुंदेली जो मैंने नाटक लिखे हैं वो मैंने 4-5 दृश्य में आते एकांकी ज्यादा लिखे हैं, और जो बड़े नाटक लिखे हैं मैंने वो खड़ी बोली हिंदी भाषा ही में है। जैसे भक्त, रघुनाथ, बलिदान, पौराणिक कथाओं के आधार पर मैंने प्रतीक लेते हुए नाटकों को बांधा है। आपने हबीब तनवीर का नाम सुना है? हाँ, हबीब तनवीर पाश्चात्य रंगमंच की शिक्षा और अभ्यास के बाद वापिस
इस देश में छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी और वहां पूर्वीया भाषा में नाटक करने के लिए उतरे हैं। इसलिए मुझे बीच में याद आया कि आपका चयन भी कुछ उस तरह का ही है कि लोक भाषा में जाकर आप लोगों के अधिक करीब जाएं और उनकी भाषा के माध्यम से ही उनको अपनी बात कहें। आपका सबसे चर्चित नाटक कौन रहा जो सबसे ज्यादा जनता में सराहा गया, माना गया? मेरा चर्चित नाटक रहा है भक्त रघुनाथ और झलकारी बाई। झलकारी बाई ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, तो उनको निकालने में इसमें बलिदान दिया था। उन्हीं के रूप का पूरा अपना श्रृंगार करके अंग्रेजों को भ्रमित किया था। तो मैंने ऐसे पात्र को उठाया जिसे और लोगों ने नहीं उठा पाया, इसलिए झलकारी बाई को मैंने मुंगेली में लिखा। हमने सुना है कि मुक्तक आपका सबसे प्रभावी अभिव्यक्ति का माध्यम है, कुछ अपने मुक्तक सुनाइए। सबसे पहले मैं अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान करता हूं कि भारतीय संस्कृति की पोषक सुभग संगिनी हिंदी है। उस सुरवाणी है कामधेनु, प्रिय सुता नंदिनी हिंदी है। यो तो हर भाषा मंडित है अपनी अपनी गरिमा से, हर भाषा की गंध निराली सुरभि चंदनी हिंदी है। जो अमृत रस पान कराए वो ममता हिंदी में है, सबको अपने गले लगाए वो समता हिंदी में है। यूं तो लाख चमकते देखे हमने तारे अंबर में, पर जो अंतस का दीप जलाए वो क्षमता हिंदी में है। हिंदी भाषा के ऊपर मैंने, और ये जो मैंने अभी कहा था कि भौतिक विकास हुआ है, नैतिक ह्रास हुआ है, इन बिंदुओं पर मैं मुक्तक के माध्यम से ही बात कह रही हूं कि जलना है तो जलो दीप से, आलोकित जनमन हो जाए। वो चलना है तो चलो लक्ष्य पर, आनंदित जीवन हो जाए। घृणा द्वेष पाखंड ओढ़कर किसे बना पाए हो अपना, मिलना है तो मिलो प्रेम से, मन भी वृंदावन हो जाए। और इसी क्रम में दे रहा हूं आप, मैं जो मेरी विचारधारा है कि हम किनारों के नहीं, हम किनारों के नहीं भंवर के पुजारी हैं। हमने तूफान में ही जिंदगी गुजारी है, मौन के पुतलों से हम याचनाएं करते नहीं, हमने फौलाद की ही आरती उतारी है, हमने फौलाद की ही आरती उतारी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक मुक्तक दे रहा हूं कि स्वच्छंद हर उड़ान को आकाश चाहिए, एकता के सूत्र में विश्वास चाहिए, और राष्ट्र में नव चेतना उत्थान के लिए फिर से कबीर गांधी सुभाष चाहिए। मुक्तक की एक बहुत लंबी परंपरा रही है हिंदी काव्य में जी। आपसे पहले और बड़ी लंबी परंपरा। आपने किस किस के मुक्तक पसंद किए हैं, पढ़े हैं, सुने हैं इससे पहले, जब से आपने लिखना शुरू किया? मुक्तक तो आप बहुत महान कवियों के कई लोगों के सुने, प्रभावित रहे हैं। मैं सबसे पहले प्रभावित रहा हूं गोपाल दास नीरज से। मैं जब छात्र जीवन में तो वो संचालन करते थे तो मुक्तक के माध्यम से करते थे, वो मुझे बहुत अच्छा ढंग लगा। मुझे ये लगा कि अपनी बड़ी से बड़ी बात को एक 4 पंक्तियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले प्रभावित श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री गोपाल दास नीरज से। जो आपके अंदाज से, आपके लहजे से लगता है कि आप मंचों पर अच्छी तरह जमते होंगे, हिंदी कविता के मंचों पर। किन शहरों में पाठ किए हैं कविता का, मुक्तक का, गजल का? मैं अपने बुंदेलखंड के कई शहरों में, झांसी में टीकमगढ़ है, पन्ना है, सागर है, और ये डबरा है, ग्वालियर है, सिंगड़ा है, और अपने बुंदेलखंड के और उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उन सब में जाता रहता हूँ। तो कविता के मंच पर ज्यादा जमे आप या नाटक के मंच पे? ये तो साहब वो जिन्होंने देखा है या सुना है वो ही बता पाएंगे। नहीं, ज्यादा काम किस पे किया? मैंने रंगकर्मी भी रहा हूँ, नाटकों में अभिनय भी किया है। अच्छा, निर्देशन भी किया है। गीतों को भी मेरे ही गीत नाटकों में रहे हैं, मेरे लिखे में ज्यादातर। कुछ और सुनाना चाहे आप, कोई रचना मुक्तक के अलावा? मुक्तक के अलावा यदि आप कहें तो बुंदेली की मैं हाँ जरूर पंक्तियां सुनाना चाहें। और व्यंग में मैं दे रहा हूँ
आधुनिक इस परिवेश में आज जो हमारी संस्कृति पर हमले हुए हैं उनमें कहां कहां, देखिए साहब, 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं कि मन को धन तो मन को धन है, जहां में किते वजन है। मन को धन तो मन को धन है, जहां में किते वजन है। मल मल के तन करत उजरो, होने जाए हवन है, जहां में किते वजन है। मन को धन है। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव में सबके छुअत चरण है, जहां में किते वजन है। मन को धन है। कैयक माला करिया कर नहीं, जो केसो सुमरन है, जहां में किते वजन है। मन को धन है। वो करो निपोच मित्र जीवन भर, खाओ पियो सकरन है, जहां में किते वजन है। मन को धन है। मैं उस रचना की कुछ पंक्तियां दे रहा हूं कि वाहरे चलन बाहवारे चलन, वाहरे चलन बाहवारे चलन, साधु को चोला और नेता को मन। कि बाज अब चिड़ैया से उल्टो डरे, कि सुनतन कलेजा तक धक धक करे। कि तनकसी नागिनिया और सोरसा को फन, वारे चलन। आलसी अलालन की गज भर की डग, मड़िया मजारन पे मलरा रहे ठग। मुर्गन को काट पीट कर रहे भजन, वारे चलन। दामन के बलन होत बेमेल ब्याओ, पैसन के बलन होत बेमेल ब्याओ। सोने सी बदक और जंगली बिलाओ, बापन की मजबूरी और बिटियन को हवन, वारे चलन। और मैंने दहेज का एक और दिया है कि खर्चा को बड़ा बड़ा परता लगा रहे, वो बिटिया वारन को घरे बुला रहे। मोड़ी बारात ले आई और मोड़ा दुल्हन, वारे चलन। नरेंद्र मोहन जी, आप पेशे से स्वर्णकार हैं और कविता और ये नाटक की तरफ कैसे चले गए, जरा संक्षेप में बताइएगा। ये साहब उसमें जुड़ने के बाद मेरे जो गुरु रहे हैं, शिक्षा गुरु भी हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं श्रद्धेय श्री एन.डी. वरसैया, उनके सानिध्य से एक मंत्र उन्होंने दिया था कि जिंदगी में श्रेष्ठ जनों के संपर्क में रहो। तो मैं अपने इससे दस्तकारी के अलावा जब भी बैठता था तो आप जैसे डॉक्टर साहब जैसे महान लोगों के सानिध्य में रहा। मेरे पास जो भी प्रसाद है ये महान श्रेष्ठ लोगों के सत्संग का ही प्रसाद है। डॉक्टर हरिमोहन गुप्त जी, आपका बुंदेलखंड आधा मध्य प्रदेश में चला गया, आधा उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसका कोई सांस्कृतिक सूत्र आपस में जुड़ा रहता है क्या? हाँ, हम लोग एक दूसरे से काफी नजदीकी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे अधिक तो ये है कि बुंदेलखंड में जो ब्याह शादियां होती हैं वो अधिकतर बुंदेलखंड में ही ज्यादा हुआ करती हैं, और उसमें हम लोगों को ये नहीं लगता है कि सागर या जबलपुर ये मध्य प्रदेश में है और झांसी या जालौन ये उत्तर प्रदेश में है। पहले जिस समय सन 52 के बाद विंध्य प्रदेश भी कुछ दिनों के लिए रहा, वहां भी ये टीकमगढ़, पन्ना और दतिया ये कई जिले विंध्य प्रदेश में रहे, लेकिन इनसे आवागमन के साधन और निकटता होने की वजह से सारा का सारा एक दूसरे से जुड़ाव रहा। और ये इसे सौभाग्य ही मानिएगा कि हम लोगों के बीच में कहीं ऐसा भाषावाद या अलगाववाद जिससे कि प्रांत का विभाजन हम लोग माने, ऐसा हम लोगों के बीच में अभी भी नहीं है। वृंदावन लाल वर्मा की रचनाओं में बुंदेलखंड किस रूप में आया है? बुंदेलखंड को उन्होंने जैसे मृगनयनी जो उनका उपन्यास लिखा, या उन्होंने झांसी की रानी जो उपन्यास लिखा, झांसी की रानी में तो पूरा का पूरा झांसी के क्षेत्र को ही उन्होंने उभार करके और बुंदेली के जितने भी स्थान जो हो सकते थे उनको रखा। अंग्रेजों को किस ढंग से ललकारा झांसी की रानी ने, इसका दिग्दर्शन तो जब पात्र पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे घटना हमारे सामने सजीव सी हो रही हो। मृगनयनी में जो उन्होंने दिया है वो शौर्य गाथा का उसमें दिग्दर्शन किया है कि बुंदेलखंड की पानी का ये असर है कि यहाँ पानीदार पानी यहाँ का हुआ करता है। मित्र जी, आपको हिमाचल, उत्तराखंड और इस हिमालय के संचरण में आके कैसा लगा? यहाँ तो साहब यहाँ की संस्कृति से मैं बहुत प्रभावित रहा, प्राकृतिक दृश्य देख करके बहुत अच्छा लगा है।
और यहाँ की जो शालीनता और सरलता हमें मिली है व्यक्तियों से मिलने के बाद, क्योंकि मेरा क्षेत्र इस वक्त दस्युओं का क्षेत्र माना जाता है, तो लोग बहुत डरे और सहमे हुए हैं। मुझे उस बात में यहाँ बहुत, मेरे यहाँ का कोई भलाई, यहाँ बड़ी सादगी और सरलता मिली है, उससे मैं बड़ा प्रभावित रहा हूँ। और मैं एक मुक्तक समर्पित करना चाहता हूँ हिमाचल के सभी वासियों को कि मजा हमने देखा है उस आदमी में, सदा मस्त रहता है जो सादगी में। मजा हमने देखा है उस आदमी में, सदा मस्त रहता है जो सादगी में। और सदाओं की तासीर सबकी अलग है, बड़ा फर्क है बंदगी बंदगी में। हमें यहाँ की उपासना पद्धति और बंदगी बहुत अच्छी लगी। मानव सेवा यहाँ श्रेष्ठ। किसी से भी कहीं भी मार्ग में भटक गए पूछा तो बड़े प्रेम से लोगों ने हमें मार्गदर्शन किया। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ हिमाचल क्षेत्र से। गुप्त जी, वो बुंदेलखंड से हिमालय के संचल में आके आप क्या महसूस करते हैं? इस बार हमारे मित्र जी का आग्रह था कि डॉक्टर साहब आप साथ चलें, तो हम लोग कुछ दिनों देहरादून रुकेंगे और इसके बाद में फिर देवभूमि को भी देखेंगे। तो इस सिलसिले में यहाँ आना पुनः हुआ है और आप जैसे व्यक्तित्व के दर्शन करके मुझे अपनापन सा लग रहा है। देवभूमि को आप मनुष्य भूमि भी मानते हैं या नहीं? देखिए, जब उनकी ये कर्म भूमि रही है तो कर्म तो मनुष्यों के ही होते हैं, तो इसे कर्म भूमि तो मैं मनुष्यों की ही मानूंगा। आप कुछ सुनाना चाह रहे थे, सुनाइए। अरे, मैं एक बुंदेली उसके ऊपर कि बुंदेलखंड हमारा कैसा है, इसके ऊपर एक गीत छोटा सा लिखा गया है। बहुत ऐसी पावन धरती को मेरा प्रणाम है, भारत में बुंदेलखंड का रहा नाम है। केशव तुलसी यहाँ मैथिली शरण हुए हैं, यहाँ ईश्वरी वृंदावन का परम धाम है। ऐसी है बुंदेलखंड की धरती पावन, 6 ऋतुओं में श्रेष्ठ यहाँ पर होता सावन। यहाँ जन्मते वीर कवि साहित्यकार ही, और शीश झुकाकर करते हम उनका अभिनंदन। यहाँ हुए हरदौल अधर पर रहा नाम है, और ऐसी पावन धरती को मेरा प्रणाम है। यहाँ बेतवा नीर सदा ही कलकल करता, और छत्रसाल का नाम यहाँ पर सुख को भरता। पानीदार यहाँ का पानी कहा गया है, और आला उदल नाम यहाँ पर हलचल करता। यहाँ रहे आजाद क्रांति का किया काम है, और ऐसी पावन धरती को मेरा प्रणाम है। साहस शौर्य वीरता में सिरमौर रहे हैं, ललित कला साहित्य सृजन हर ठौर रहे हैं। खनिज संपदा संस्कृत यहाँ रही है अक्षम, ऊंच नीच या भेदभाव सब गौड़ रहे हैं। और रामलला है जहाँ वही ओरछा धाम है, और ऐसी पावन धरती को मेरा प्रणाम है। और अंतिम है कि बेर मकोइया कुबरू महुआ फल होते हैं, और रात सुहानी यहाँ सभी सुख से सोते हैं। और 13 बरस राम ने भी सुख से थे काटे, और कलुषित असत विचारों को खुद ही धोते हैं। और साधक मन के लिए चित्रकूट सुरधाम है, और ऐसी पावन धरती को मेरा प्रणाम है। डॉक्टर हरिमोहन गुप्त और नरेंद्र मोहन मित्र, दोनों गीतकार, मुक्तक, गजल के कवि, काव्य के लेखक। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश से लौटकर भी, हिमाचल को लेकर भी इस तरह के कुछ गीत जरूर लिखेंगे, जैसे इन्होंने बुंदेलखंड को लेकर लिखे हैं। इन दोनों साहित्यकारों, गीतकारों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ही यह आज की बैठक या यह आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार। निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा, मृत्युमुखात् गतं प्राणं बलादाकृष्य रक्षते। निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र महादेव हैं